मैंने आईएएस को देखा है एसीडी में ट्रैप हो गए, बाइज्जत कोर्ट से बरी हुआ है, क्या बिगाड़ लोगे? और नेता को देख लो, नेता उड़सता ही चला जाता है। हैं भाई साहब, प्राणों का संकट ले रखा है, सोचे बैठा हूं या तो कुछ दिनों में मेरे को गोली मार के हत्या कर देगा, या इस देश में नई क्रांति महात्मा गांधी से बड़ी आएगी। आम आदमी ही संविधान की पालना क्यों करेगा? माननीय सांसदगण और विधायकगण ही संविधान की पालना क्यों करेंगे, या अधिकारी क्यों नहीं करेंगे? हैं मेरे को ये बता दो, तुम किसी पत्रकारिता चैनल से जुड़े हुए हो, एक आध अधिकारी छोड़ दो जो कि क्या है कि हिट लिस्ट में आ गया, वरना कौन अधिकारी पकड़ में आता है कभी कुछ? यहाँ तक आए हो जंतर मंतर और अकेले आए हो, इतनी हिम्मत आप में कहाँ से आई? क्योंकि आदमी जो है ना, मतलब इन प्रॉब्लम से यहाँ तक तो आ ही नहीं पाता है। ये जो प्रशासन, हाँ खुद का बल हो जब तो आदमी दिमाग लगाए, चलाने वाला तो ईश्वर है साहब जी। अपना कोई बल नहीं है। उसकी क्या इच्छा बनी, कैसे उसने प्रेरित किया। कई बार मैं सोच भी रहा था कि तेरी कुछ हैसियत नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है, अवस्था भी 50 से ऊपर हो गई है, हैं? पर फिर यही ध्यान आया कि ईश्वर ही सारथी है, उसकी इच्छा है कुछ युग परिवर्तन इस देश में हो और सत्य की कुछ स्थापना बने। अधर्म और जो अत्याचार, या जिसे सामान्य आदमी आजकल भ्रष्टाचार कह रहा है, मैं उसको लूट कहता हूँ, जिससे सब पीड़ित है, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगे। क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 तरह के होते हैं। सतोगुण का मतलब साधारण शब्दों में ये होता है, मेरी थाली आई, मैंने अपने औरों की नहीं है तो आपस में मिल बांट के खा लिया, ये सतोगुण होता है। मैं सहज शब्दों में बता रहा हूँ, शास्त्रों में तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण की बहुत लंबी परिभाषा है, आम आदमी समझ भी नहीं सकता। मेरे पास खाने के थैले आई, अपन 5 जने हैं तो अपन चलो इसी में से खा लेते हैं, ये सतोगुण कहलाता है, अर्थात त्याग की परम सीमा और दूसरे का हित सोचना। रजोगुण क्या होता है? सबकी थाली आई, अपनी अपनी थाली में खा के आनंद में रहे, ये रजोगुण हो गया। एक ये सामान्य मनुष्य व्यवहार होता है। तीसरा तमोगुण होता है, पांचों के पास थाली है लेकिन मेरे अंदर तमोगुण इतना आ रहा है कि मैं तुमको खाता देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वो तमोगुण ज्यादा फैल गया है। वो अंकुशित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी मानव है, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान स्वास्थ्य, ये हर व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी हो, यदि वो मानव है तो उसको ये जरूरत है। मेरी सोच अपनी है और शास्त्रों का भी निष्कर्ष ये निकल के आता है। अब ये आपने उसको डिटेल में बता दिया। शॉर्ट आपका मुद्दा है, उसको आप शॉर्ट का मुद्दा यही है, मतलब टॉपिक क्या है? टॉपिक आम आदमी के, ये तो मैंने थोड़ा व्याख्या अध्यात्म में जाके कर दी। सामान्य परिवेश में ये कहा जा सकता है कि संविधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है, बिल्कुल कानून में खामी है, कल्याण करने वाला है या नुकसान पहुंचाने वाला है, ये अलग मुद्दा है। उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या मानसिकता थी, क्या सोच के बनाया, वो अलग बात होगी, वो तो बाद की बात है। पर कानून में कोई चीज एक बनी हुई है, वो व्यवस्था कल्याण वाली है और उस व्यवस्था का नीचे जिन लोगों का दायित्व है पालन करने का, वो उस व्यवस्था को दूषित रूप में पेश कर रहे हैं, तो इससे क्या माना जाए? मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज नहीं कह सकते, दूषित रूप में उपयोग। मिसयूज में तो अपना हकीकत बनता है, उसका प्रयोग ही दूषित रूप में कर रहे हैं। जैसे अब राजस्थान सरकार का उदाहरण देते हैं, उन्होंने कुछ मंदिरों के लिए पट्टे का भी स्टेटमेंट जारी किया है। अब ठीक है, वो जारी होंगे, लेकिन वो जारी होने चाहिए उस रूप में नहीं हो पाएंगे, सब जानते हैं। जो अपने हैं उनके हो जाएंगे, मतलब उसका दूषित रूप में उपयोग हुआ ना, दूषित वहां से तो एक गाइडलाइन निकल के आई, ट्रांसपेरेंसी उसमें हाँ, एक आधुनिकता शब्द अपन पारदर्शिता कह सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं नया शब्द काम में ले रहा हूँ, उसको दूषित रूप में प्रयोग करना। यहाँ पारदर्शिता का विषय नहीं है, यहाँ विषय ये है कि ये मेरा और मेरा परिवार का है तो इसका कल्याण करो। इस आदमी को मैं नहीं जानता हूँ, है कमजोर है तो इसको भगाओ धक्के देके। यदि ये आदमी पैसे वाला है तो इसको जितना लूटा जाए उतना लूटो, फिर इसका काम करो। ये दूषित रूप में प्रकट करना मानता हूँ, दूषित है ना। तो ये है, उसके विरुद्ध है। अब जैसे मेरे बिलों का मैटर था, सरकार ने कानून बना रखे हैं, सब बना रखे हैं, लेकिन रश्मि शर्मा तहसीलदार ने जानबूझकर रुकावटें बना रखी हैं, ना लौटाती है ना कुछ करती है, बल्कि शिकायत करने पर बकवास लिखती है। तो ये चीजों ने मेरे को कुछ ऐसा प्रेरित कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लिखा था तो उसको भी गुमराह कर दिया। तो जब महसूस हुआ कि ये स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैटर नहीं है, ये समस्या तो राष्ट्रीय स्तर की है, और राष्ट्रीय स्तर के लिए जंतर मंतर वर्तमान समय में वर्तमान संविधान का सम्मान रखने का बहुत ही उत्तम स्थल है कि यहाँ से संविधान सुरक्षित रह सकता है, मानवता सुरक्षित रह सकती है, उसके विचार को आप प्रकट कर सकते हो।
अब इसमें जैसे वैसे तो ये जो आप बोल रहे हो जो ये समस्या है, इससे सभी लोग प्रभावित है सारे और ही सब प्रभाव लोग जानते भी हैं। सब जानते हैं, पर बट ये चीजें आपने उठाई इसको, तो वो आप पहले से इसका तो यही कह सकते हैं सब राह नहीं मिली लोगों को लोग। कि किस तरह चले। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं सुनता था उसमें वास्तविक क्या थी क्या नहीं। जवाहरलाल नेहरू के दादा पिता का पता नहीं किसका इतिहास बताते हैं, वो एडवोकेट था अंग्रेजों के जमाने में। तो कहते हैं कुछ एक धनाढ़ सेठ को मृत्युदंड हो गया था, जैसा सुना है। मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है आपसे। तो सारे एडवोकेट को उस समय घूम आया, सबने कहा भाई अंग्रेज सरकार का दिया हुआ मृत्युदंड है, इसे कोई नहीं टाल सकता। तो वो उनके पास पहुंचा, उन्होंने उस फैसले को पढ़ा, वो सेठ तैयार हो गया, मेरी सारी संपत्ति ले लो, मुझे जीवन दान दे दो, मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, बचाओ मुझे। वो उस एडवोकेट के पास पहुंचा, उससे संपर्क किया, उसने उस फैसले को पढ़ के उन्होंने कहा जा तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सब कैसे कह रहे हो, किसी भी एडवोकेट ने हाथ नहीं धरा। मैं कह रहा हूँ ना तेरा कुछ नहीं होगा, तू जा। फांसी का दिन आया, फांसी के फंदे पे उस व्यक्ति को लटकाया। जैसे ही फांसी का फंदा गले में उसके डाला, वहां जज खड़ा था, इंस्पेक्टर खड़ा होता है, जैसी व्यवस्थाएं होती है नॉर्म्स जो होते हैं, उनके सामने गले में फंदा डालते ही वो जल्लाद जैसे ही खींचने को तैयार था, उसको वहां की वहां उसने स्टॉप का, सारे भौचक्के रह गए। जज ने वहां फटकारा उस एडवोकेट को, तेरी हिम्मत कैसे हुई फैसले की पालना से रोकने की। मैंने रोका नहीं है, आप फैसला पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लूं, पढ़ा उसको तो उसमें लिखा था इतने बज के इतने मिनट पे फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए। लटका दिया, फ्री कर दो इसको। जब हाथों हाथ उसमें अमेंडमेंट किया था, टिल डेथ, जब तक सांस और हृदय गति रुकना बंद नहीं हो जाए, जब तक उसे लटकाए रखो। ये अमेंडमेंट हुआ था, ये इतिहास बताता है। मैंने पुराने लोगों से इस तरह की बातें सुनी थी। तो आपने बात कही, ये बात सही है कि सब पीड़ित थे लेकिन समझ नहीं पा रहे। कोई पार्टीबाजी में उलझ रहा है, कोई नेताबाजी में उलझ रहा है, कोई किसी का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा कि वो जन्म तक कागज आया, डाक में मार्क हुआ, एक शिकायत आई, ये सब पहलाद की हैं, तहसील से संबंधित है, तहसील को फॉरवर्ड कर दो, यहाँ तक की प्रक्रियाएं रही है। अब जो ये स्टेप मेरा है, ये स्टेप ऐसा है कि मेरा अपना मानना ये है कि माननीय विधायकगण हो, माननीय सांसदगण हो, उनकी निजी जानकारी में तथ्य आएगा, और जब आएगा तो समाधान तो 100% बनेगा। कब बनता है, समय लग सकता है, ये मैं नहीं कहूँगा, 100% बनेगा। क्योंकि माननीय विधायकगण सांसदगण जो भी हैं, उनमें से ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग सहमत होंगे और समाधान निकलवाने का प्रयास करेंगे। इस करप्ट सिस्टम से आप दुखी नहीं हैं, सभी कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों को जो आपके भाई बंधु हैं, आप सिर्फ यहाँ पे अकेले आके बैठे हैं, उन कर्मचारियों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं जो आवाज़ नहीं उठाते, डर जाते हैं सरकार से? नहीं, संदेश तो क्या, सब समस्या ये जीवन को संकट में कौन डाले। अब जैसे मेरा वेतन झेलेगा, हर आदमी क्यों इस संकट को झेलेगा, अपने परिवार को पालना है। अब हमारे पे क्या, थोड़ा सा क्या है कि अध्यात्म और संतों का, शास्त्रों पे ज्यादा विश्वास रहा है। दधीचि का उदाहरण आता है कि उसने असुरों से लड़ने के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान दी थी। उसको क्या लेना देना था राजा संत दधीचि को, जो उदाहरण संत शास्त्रों में आता है। अपने शरीर को पहले उसने मृत्यु को प्राप्त करवाया और हड्डी दे के शस्त्र बनवाया असुरों का वध करने के लिए। तो ठीक है, ईश्वर की इच्छा भी यही बन रही है कि तुम अपना, ठीक है, मेरे बलिदान से कुछ को लाभ मिलता है, अच्छी बात है। दो तरह के प्रकृति के लोग होते हैं, एक असुर प्रकृति के, एक सुर प्रकृति के। बिच्छू का काम डंक मारना है, गाय का काम दूध देना है। गाय के थनों से जहर थोड़ी निकल सकता है। बिच्छू के थन से अमृत की उम्मीद करोगे क्या? सांप के उससे अमृत की उम्मीद करोगे क्या? प्रकृति होती है अपनी। अब ठीक है, मेरी प्रकृति इस तरह की नहीं बन रही है धर्म करने की। रही बात आगे के संकटों की, जो ईश्वर संभालेगा, जिसने मेरे को यहाँ तक भेजा है। क्योंकि मुझे तो आज चलते चलते भी यही याद आ रहा था, अभी ट्रेन में आ रहा था जब यही दिमाग में आ रहा था कि ऐसा क्या तेरे दिमाग में बैठ रहा है। फिर मेरे को यही ध्यान आया कि भगवान राम जब युद्ध लड़ रहे थे तो विभीषण ने उससे यही पूछा था कि प्रभु इस रावण से कैसे लड़ोगे, तुम रथ से भी उतर गए। तो उनके उन शब्दों में से एक शब्द था कि सत्य मेरा कवच है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति के साहस को मैं बहुत अच्छा कहूँगा कि वो यहाँ पे आके अपनी बातें रख रहा है। नहीं देखो, लास्ट लाइन में कुछ सरकार को 3 पॉइंट में संदेश दीजिए जो आपकी बातें कैमरा में देख के पहुंचे। देखो 3 बातों में मैं पहले उससे कहना चाहूंगा। एक बात, उधर देख के संतों की बात मेरे को याद आती है कि सिंगों के नहीं लहड़े, अच्छा, हंसों की नहीं बारात, और लालों की नहीं बोरियां, और वीर चले ना जमात। सिंगों के कभी झुंड नहीं होते बताए, हंसों की कभी बारात नहीं होती। जी जी, जैसे कबूतर वगैरह, तोता वगैरह चलते हैं, ऐसे हंस बारात झुंड में नहीं चलते बताए। और ऐसे ही रत्नों की कहते हैं बोरियां नहीं होती। रतन को तो आप सब हम जानते हैं, सुनार के जाते हैं, वो रतन के बोरी नहीं दिखाता, 1-2 नग ऐसे ही कहते हैं कि जो वीर आदमी होता है वो अकेला ही चलता है।
और मुझे वो शायर का भी ध्यान आता है, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। यदि मेरी बातों में वजन होगा तो मेरा कारवां अपना भी बन जाएगा। ये तो यहाँ तक कि मेरा हो गया। और संदेश मैं यही देना चाहूँगा, इस वर्तमान व्यवस्था में 2 परिवर्तन बहुत जरूरी है इस देश के लिए। ये राज्य के कार्यालयों का देश में विलय होना जरूरी है। ये जो अधिकारी अपने आप को तानाशाह समझे बैठे हैं, अपने आप को एकल राजा समझे बैठे हैं, अपने चैम्बर में अपनी टेबल के अपनी कुर्सी के पीछे इन्होंने अपना इतिहास लिखा रखा है। क्या जरूरत पड़ी इस इतिहास की? ये कौन कौन अधिकारी रह के गया है? उनके बाप का धरती है, उनके बाप का ऑफिस है, ये सरकार के हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। क्यों लिखा रखा है अपना इतिहास? वो इतिहास हटाया जाए और राज्य के कार्यालयों का देश में विलय किया जाए और एक नौकरी से बर्खास्तगी विभाग का गठन हो। जब नेता 5 सालों में बदल सकता है तो एक कर्मचारी जो 25 साल की उम्र में नौकरी का आकर 35 साल तक क्यों आतंक मचाएगा 60 साल की उम्र तक? यदि उससे पीड़ित हैं तो उसे भी नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, नौकरी से बर्खास्तगी विभाग का गठन। ये 2 एजेंडे हैं। देश में विलय मतलब इसको थोड़ा डिटेल से। इसके विलय का अर्थ ये बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगा जितना मैंने सुना है। इंदिरा गांधी के टाइम में मैं जीवित नहीं था बच्चा था, मतलब उस समय मेरे को जानकारी नहीं थी, पर जैसे सुना था कि राजाओं ने देश आजाद होने के बाद अपना खुद का साम्राज्य कायम रखा, रियासतें रखी अपनी कायम, कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। दिल्ली में इंदिरा गांधी या जो भी उस समय राजा, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जो भी थे, उनको हम नहीं मानेंगे, इस तरह का कुछ निष्कर्ष निकलता था। तो फिर उसके बाद एक कानून लाया गया कि इनको शून्य किया गया, इनकी पावर को खत्म किया गया। तो ऐसे ही जो एक कार्यालय अध्यक्ष जो बैठे हैं, सही पूछो तो आतंक के अड्डे बन गए, इनके अपने कानून बन गए, कोई कानून नहीं मानते। मैं एक पट्टे की फाइल का भी उदाहरण देता हूं, आज से 100 साल पहले, उसके बाद 4 रजिस्ट्रियां हो गई। उस 100 साल पहले 90 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई है, मतलब आज की तारीख में उसकी आयु 190 साल बढ़ती है, उसके वारिस कौन है वो ला के दो, ये लेटर नगर निगम अलवर ने निकाला है। जबकि उसके बाद 4 रजिस्ट्रियां बदल गई अलग अलग परिवार को, और जबकि नगर निगम को ये अधिकार ही नहीं है वारिस मांगने का। और आज से 100 साल पहले का क्यों मांग रहा है? और वो भी 1947 से पहले का। उस आदमी ने 1945 में वसीयत करी है, देश का कानून ही लागू नहीं हुआ था उस समय तक। तो कानून तो 50 में लागू हुआ है, संविधान। ये मेरे पास एविडेंस मौजूद है, और नगर निगम अलवर का आयुक्त का लिखा हुआ लेटर मौजूद है। किस कानून से उसने मांग लिया? जब देश 47 में आजाद हुआ, संविधान 50 में लागू हुआ, तो तेरे को अधिकार किसने दे दिया? 1945 के डॉक्यूमेंट जिसने लिखा है उसको तू चैलेंज करके उसके वारिस को मांगे। बताओ अब कैसे मांगोगे? तो इसलिए विलय इसलिए जरूरी है कि जो आतंक, विलय का अभिप्राय ये जो इनकी इंडिविजुअल पावर दे रखी है ना, जैसे अभी आतंक मचाया, इसको सुनने वाला हो, ऊपर के अधिकारी के पास जाए, वो इसका डिसीजन करे और नौकरी से टर्मिनेट करे। कानून की अवहेलना हुई ना। आम आदमी ही संविधान की पालना क्यों करेगा? माननीय सांसदगण और विधायकगण ही संविधान की पालना क्यों करेंगे? या अधिकारी क्यों नहीं करेंगे? हैं? मेरे को ये बता दो, तुम किसी पत्रकारिता चैनल से जुड़े हुए हो, एक आध अधिकारी छोड़ दो जो कि क्या है कि हिट लिस्ट में आ गया, वरना कौन अधिकारी पकड़ में आता है कभी कुछ? मैंने आईएएस को देखा है, एसीडी में ट्रैप हो गए, बाइज्जत कोर्ट से बरी हुआ है, क्या बिगाड़ लोगे? और नेता को देख लो, नेता उड़सता ही चला जाता है। हैं? भाई साहब, प्राणों का संकट ले रखा है, सोचे बैठा हूं या तो कुछ दिनों में मेरे को गोली मार के हत्या कर देगा, या इस देश में नई क्रांति महात्मा गांधी से बड़ी आएगी। नहीं, किसी का वो चल रहा है, कहेगा आसानी से गोली मार देगा। अब ये तो अकेला व्यक्ति अब जब देखो, निकलता है तो वजूद बनता है, काफिला तैयार होता है। मैं तो अपनी मान के बैठा हूं और क्या? कि 2 ही बातें हैं जो ऐसे मेरी हत्या करने से पहले मेरे को माननीय विधायकगण और सांसदगण खुद बचाएंगे, क्योंकि वो खुद भी इन अधिकारियों से पीड़ित हैं। आगे का क्या रोड में बना रखा है? आगे का रोड वे अभी यही बनाया साहब। आज ये पहला दिन उन्होंने मेरे को परमिशन दी है। दिल्ली पुलिस का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक मानवीयता को अपनाते हुए हैं मुझे बहुत सहज शब्दों में और बहुत तरीके से मेरे को यहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया है। उम्मीद ये यदि इनका सहयोग बढ़ता है मुझको, तो अभी अगले 1 साल तक, क्योंकि आज पहली शुरुआत है, रास्ते में यही सोचता हुआ आया था कि यदि आज का कार्यक्रम भगवान की इच्छा से निकलता है तो अगले 1 साल तक, मतलब 8-10 धरने अभी यहाँ दूंगा। उसके बाद देखते हैं कितना कारवां तैयार होता है और जनता किस दिशा में पहुंचती है। 8 है नहीं, साल में 8-10 बार, साल में 8 साल शायद हो सकता है मेरे मुंह से अधूरा निकल गया होगा जल्दी में। साल में 8-10 बार, अगले साल भर में जैसा भी बैठेगा 6 बार 8 बार, मतलब महीने 2 महीने में एक बार यहाँ धरना दूंगा। क्योंकि यहाँ धरने देने की एक प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल ज़्यादा है, 10 दिन पहले देना पड़ता है सूचना है। फिर क्या है, मेरे को नौकरी के हिसाब से शनिवार और रविवार चुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अधिकारी नहीं आतंकी हैं। बात सही हैं? उनको ये थोड़ी दिख रहा है मैं परेशान हूँ, उनको तो ये दिख रहा है हमारे दुर्ग को भेद कर रहा है ये। हमारे दुर्ग का भेदन, तहसीलदार को 10 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है साल की, आरटीआई में निकाल के देख लेना। 5 करोड़ से 10 करोड़ की लूट है। तहसीलदार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ। RTI के द्वारा आरटीआई में सूचना नहीं मिलती है, एसओजी से जांच करा लीजिए आप आराम से, सारी संपत्ति की और उसकी।
अफसरशाही है, फुल हाँ हाँ। अफसरशाही करप्शन है। हाँ तो नहीं, वो क्यों बर्दाश्त करेंगे कि हमारे दुर्ग को कोई भेदे? सही बात हैं, आम आदमी मेहनत मजदूरी करता है, व्यापारी पूरे दिन बैठता है, हैं, कितनी मेहनत करता है वो, मजदूर नहीं करता, सब मेहनत करते हैं। यहाँ भाई साहब लूट का माल ही इतना मिल रहा है, क्यों बर्दाश्त करेंगे कि इस व्यवस्था को कोई छेड़े? हैं, और हमने हमारे सिर पे कफन रख लिया, सफ़ेद कपड़े वैसे ही पहन रखे हैं, इसीलिए ठीक है।